जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। अपने मेहनत के पथ पर ईमानदारी के साथ आप सभी बढ़ते हुए इस चाह में कि एक सरकारी नौकरी और हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक एक संतुलन हमें मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब आदमी जैसी नौकरी के लिए तैयारी करता है, और स्पेशली आप सभी तो सरकारी नौकरी के चाहने वाले हैं, जिस दिन उसका ये सपना पूरा होता है तो वाक़ई उसकी और साथ ही उसके परिवार के उन सदस्यों की, जिनकी उनके ऊपर निर्भरता है, सभी की ज़िंदगी में एक संतुलन तो आता ही है। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। तो आज देखिए हम लोग जो शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे उन टॉपिक को कवर कर लेते हैं पहले, जो टॉपिक बीच-बीच में रह गए हैं। वो सारे टॉपिक मैंने देख लिए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आज हम उन्हीं टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो टॉपिक बीच में रह गए हैं। जैसे एक एक बच्चे ने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन एक पूरे चैप्टर के अंदर आता है, जिसका नाम है मोशन 2D। तो ये चैप्टर ही नहीं हो पाया मुझसे भूलवश, इस वजह से आपका प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ, प्रक्षेप्य गति नहीं हुआ। और इसी के बाद हम घर्षण को पढ़ते हैं, फ्रिक्शन को पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन भी इसी वजह से नहीं हुआ। तो देखो अगला जो चैप्टर चलेगा, मतलब हीट एंड टेम्परेचर के बाद का जो अगला चैप्टर है, वो है वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। लेकिन जो हमारा अब तक छूटा हुआ है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। और विद्युत तक हम केवल छूटे हुए को ही चलेंगे। तो जब मैं विद्युत चैप्टर लिखूं, तब आप ये देख लेना कि इससे पहले तो कोई और नहीं छूट गया। आप उसको मुझे बता देना, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो हीट एंड टेम्परेचर के आगे विद्युत है, और विद्युत से पहले हम छूटा हुआ कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ये किस किस श्रृंखला की एक कड़ी है, किस सीरीज का एक पार्ट है। तो हम सभी ने पढ़ा था मोशन। ये सदियों पुरानी बातें हैं, आप सभी तो भूल गए होंगे, क्योंकि रिवीजन आप में से बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे। तो हमने ये देखा था कि मोशन को ना हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका 1D मोशन, और एक होगा आपका 2D मोशन। क्या सभी को ये बात याद है कि एक तो पढ़ेंगे हम 1D मोशन, यानी कि एक विमीय गति, 1D मोशन। और दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन। 2D मोशन यानी कि द्विविमीय गति, 2D मोशन। ठीक है। अब देखिए, 1D मोशन को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। 1D मोशन को हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया था, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने, जिसमें हमने 1D मोशन में पढ़ा था आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। विस्थापन पढ़ा हमने, लंबाई पढ़ी हमने, वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, त्वरण पढ़ा। साथ ही हमने पढ़े इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। ठीक। तो यहाँ तक हमने सारा का सारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब हम बारी आती है 2D मोशन की। तो बेसिकली साधारणतया 1D और 2D मोशन में क्या फ़र्क था? देखिए, 1D मोशन में जो फ़र्क था वो ये था कि 1D मोशन का मतलब है कोई भी गति ऐसी है कि सिर्फ वो एक ही दिशा में है। जैसे मानो एक चींटी है, और वो एक बहुत ही पतली लकड़ी पे चल रही है। इतनी पतली लकड़ी है कि अगर वो चींटी उस पे इधर या इधर जाएगी तो गिर जाएगी। वो बिल्कुल चींटी के आकार की लकड़ी है। तो मुझे बताओ, ये चींटी केवल इस पे किस प्रकार से चलने को स्वतंत्र है? तो आप कहेंगे कि चींटी केवल या तो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। भाई ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती। तो भौतिक विज्ञान में हम इस पूरे को एक ही दिशा गिनते हैं। चाहे कोई आगे आए, चाहे कोई पीछे जाए, हम इसको केवल एक ही दिशा गिनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया था एक विमीय गति, एक ही दिशा में गति। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गोल गोल घूम रहा है, मान लो साइकिल लेके ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है वो, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक जाने में वो कितनी दिशाओं में गया? तो देखो, भौतिक विज्ञान में ना तीन दिशाएं हैं। एक दिशा ये है, या इसको आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, ये एक ही दिशा है, ऐसे कहिए चाहे ऐसे। ये भी एक ही दिशा है, चाहे ऊपर कहिए चाहे नीचे। और बाहर और अंदर, ये भी एक दिशा है।
केवल और केवल केवल और केवल 3 दिशाएं हैं, 3 दिशाओं से ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये कहें कि भैया ये आदमी यहाँ से यहाँ गया है, तो फिर ऐसा संभव नहीं है, ये कोई दिशा नहीं है। हमें कैसे बताना पड़ेगा? आप मुझसे कहेंगे कि भाई ये यहाँ से यहाँ गया पहले और फिर यहाँ से यहाँ गया है, यानी कि कितनी दिशाओं में चला है? ये कुल 2 दिशाओं में चला है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति, यानी कि 2D मोशन। एक बार बस थम्स अप करके इतना बताइए कि हाँ ठीक है, अब तक मेरी समझ में ये आ चुका है कि 2D मोशन क्या होता है। ठीक है सर, सीधा बोलिए न्यूटन का सेकंड नियम। चंदन कन्नौजिया, अगर इतना सीधा मुझे बोलना होता तो तुम मेरे पास नहीं आते, तुम फिर उतना ही पढ़ रहे होते जितना तुम्हें आता है मेरे दोस्त। और तुम्हें 2D का मतलब हर जगह सेकंड नियम आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपके हिसाब से चले। इतना सीधा नहीं बोलना होता है। 2D मोशन को अलग चीज़ है बिल्कुल, द्विविमीय गति एक अलग चीज़ है, गति का दूसरा नियम एक अलग चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा बताइए कि हाँ हम लोग गति के चैप्टर में पहुंच चुके हैं और वहां से हम रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, यानी कि इसमें और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, साधारण अंतर इनमें क्या है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सभी का थम्स अप है और सभी की सहमति है। अब देखिए कि 2D गति कितने तरह की होती है। तो 2D गति के जो प्रकार होते हैं, द्विविमीय गति के प्रकार, एक काम करता हूं मैं यहीं के ही लिख लेता हूं और फिर आपको साथ के साथ हम उसको देखते भी चलेंगे। तो देखिए पहला जो प्रकार होता है वो प्रकार होता है इसका, अगर इसके भी टाइप्स हम देखें कितने तरह की विमीय गति होती है, तो पहला प्रकार इसका आता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों छूट गया था, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही छूट गया। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका कोणीय गति। कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन। आप सभी ने अवश्य पढ़े होंगे एंगुलर मोशन, आप सभी ने अवश्य पढ़ा होगा सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, यानी कि वृत्तीय गति, घूर्णन गति, वो सब इसी के हिस्से हैं। तो ये ना हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये सब हमें अच्छा खासा डिटेल में पढ़ना है, ये भी हमें अच्छा खासा डिटेल में पढ़ना है। तो हम 2D मोशन में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब आप ऐसे मानिए कि एक पूरा चैप्टर ये है और एक पूरा चैप्टर अलग से कोणीय गति का है, एंगुलर मोशन का है। ठीक है, 3D मोशन भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हम 3D मोशन तक नहीं जाते हैं, आपके स्तर पे 1D और 2D मोशन से ही बात बन जाती है, और ये भी कम नहीं है। 2D मोशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गहरा है। अब अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ रही हों कि काल्पनिक गति क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो उसको चलो हम आगे पढ़ेंगे जब हम SHM पढ़ रहे होंगे। आपके दिमाग में आ रही हो आवर्ती गति क्या होती है, तो वो इसी में कवर हो जाएगी। मतलब जितना भी आप गति के हिस्से सोचते हैं, जो किसी किताब में आपको ऐसे लिख के मिलते हैं, वो सब इन्हीं में आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें जो ये कभी नहीं पूछेगा कि 2D मोशन क्या होता है, कभी भी इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा कि द्विविमीय गति क्या होती है, आपसे कभी नहीं पूछेगा। 1D मोशन का कभी नहीं पूछेगा। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ये लो, अपना टाइम वेस्ट करो, मेरा भी करो, लिख लेते हैं। ये लीजिए भाई साहब, एक ही दिशा में गति, एक ही दिशा में गति, यानी कि मोशन इन वन डायरेक्शन। इससे कभी कोई सवाल नहीं आएगा। और इसको लिख लेते हैं कि लो भाई, 2 दिशाओं में गति, 2 दिशाओं में गति। एक भाई परेशान है कि सर इनकी परिभाषाएं लिखाओ, बिल्कुल लिखेंगे। मोशन इन 2 डायरेक्शंस कहिए या डायमेंशंस कहिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किससे? प्रक्षेप्य गति से शुरू करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए जरा देखते हैं कि क्या होती है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो आपको ये तो दिमाग में रखना है कि भाई कोई भी ऐसी गति जो 2 दिशाओं में होगी, कोई भी ऐसी गति जो 2 दिशाओं में होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। मतलब ये 2 दिशाओं में गति का एक हिस्सा है। अब देखिए, आपने 2 दिशाओं में भी बहुत सारे तरह की गति देखी है। देखो कैसे मान लो कोई वस्तु अगर ऐसे घूमती है, कोई वस्तु ऐसे घूमती है, तो ये भी 2 दिशाओं में घूम रही है। अगर कोई वस्तु मान लो यहां से यहां तक जा रही है, ये भी 2 दिशाओं में घूम रही है। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक खिलाड़ी बॉल फेंकता है कैच पकड़ने के लिए। मान लो एक फील्डर दूसरे फील्डर को थ्रो फेंकता है, तो बॉल कैसी जाती है? क्या बॉल बिल्कुल सीधी जाती है? बताइए। बिल्कुल सीधी जाती है? बिल्कुल नहीं। बॉल का रास्ता अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऐसे करके यूं रहता है। यानी कि अगर उसे मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं, बड़े ध्यान से देखिए आप, तो मान लो कोई बॉल अगर यहां से चलती है, यहां से चलती है, तो वो कैसे रास्ते से जाएगी? वो ऐसे करके जाएगी। कुछ इस तरह से बॉल अपना रास्ता तय करेगी, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है। अगर मान लीजिए आप फुटबॉल को किक करते हैं ऐसे करके, तो फुटबॉल भी कैसे जाएगी? जमीन से उठेगी, जू जू ऐसे करके नीचे जाएगी। अगर आप किसी रॉकेट को भी लॉन्चिंग देखें ना, तो रॉकेट की लॉन्चिंग कभी सीधी नहीं होती है बिल्कुल ऊपर की तरफ। वो आपको जमीन से थोड़ी ऊपर सीधी दिखाई देगी। उसकी लॉन्चिंग भी ऐसे गोल हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, उसके गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता रहता है लगातार। अगर आप एक गोली छोड़ेंगे, मान लो आप एक गोली छोड़ते हैं, ये बंदूक है आपकी, यहां आप एक गोली छोड़ते हैं, तो ये जो गोली यहां से बुलेट जो निकलेगी ना यहां से, ये कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सीधी जाके लगेगी। नहीं, ये हल्की सी पृथ्वी का ग्रेविटेशन इसे अपने पास खींचेगा और ये यहां आके लगेगी। यानी कि इसके द्वारा तय किया गया रास्ता ये नहीं होगा, इसके द्वारा तय किया गया रास्ता ये होगा। तो ये सब कैसे रास्ते हैं? ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन रास्ते तो नहीं है, सरल रेखा तो नहीं है। सरल रेखा नहीं है तभी तो यहाँ आया है। सरल रेखा होता, सीधी रेखा होता, तो ये कहाँ चला जाता? ये 1D मोशन में चला जाता। तो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण क्या हैं? प्रक्षेप्य गति के उदाहरण लिखेंगे, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण लिखेंगे, और प्रक्षेप्य गति की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लेना कि प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति होती है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अगर उसको हम लिख रहे हैं बार बार तो फिर वो हमारा टाइम वेस्ट है, और फिर हम में और किताब में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जहां से सवाल आएगा उसको देख लेंगे हम। देखिए उदाहरण आप कहेंगे कि एक बॉल, ऐसे कहेंगे, कैच, कैच के लिए बॉल फेंकना, कैच के लिए बॉल फेंकना। ठीक है, थ्रोइंग ऑफ बॉल या थ्रो ऑफ बॉल, THROW आएगा, थ्रो ऑफ बॉल फॉर अ कैच। ठीक, दूसरा उदाहरण इसका आप लिख सकते हैं कि फुटबॉल की गति, फुटबॉल की गति, यानी कि मोशन ऑफ फुटबॉल, मोशन ऑफ फुटबॉल। उसके बाद हम लिख सकते हैं फुटबॉल की गति हो गई, उसके बाद रॉकेट की उड़ान आप लिख सकते हैं, रॉकेट की गति। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉकेट की गति यानी कि मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मोशन भी प्रक्षेप्य गति में ही आता है। तो ये सारे के सारे प्रक्षेप्य गति के उदाहरण होंगे। ठीक, तो एक बार सभी नोट करेंगे। उत्तम कुमार कहते हैं गोली सीधी जाती है। सर जी देखो, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि या तो आप अच्छे से वेरीफाई करो उस चीज को कि हाँ ऐसा होता है, तब मुझे गलत ठहराओ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये लगने में ही बहुत सारे सवाल गलत होते हैं। यही ऑप्शन आएगा सवाल का कि गोली कैसी जाती है, पहला ऑप्शन यही होगा, सीधी जाती है। तुम्हें जो लग रहा है उसी को तुम लगा के चले आओगे, जबकि वो एग्जामिनर फंसाता तुम्हें वही है कि जो बच्चे को लग सकता है और वास्तव में वो है नहीं। यही चीजें सीखने की होती हैं, यही तो साइंस में आप सीखने आए हैं। तो एक बार कम से कम इसको वेरीफाई तो करते, या मैंने कही नहीं
और तुमने मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। यार मैं भी किसी आधार पे ही तो कह रहा हूँ, और मैं तो समझा भी रहा हूँ कि अगर तुम ये कह रहे हो ना कि गोली निकलती है और सीधी जाके लगेगी, तो तुम उसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तो कह दे रहे हो, वो तो है ही नहीं। अर्थ का ग्रेविटेशन तो काम करेगा ही नहीं, उसका मतलब ये है। मैं समझा रहा हूं कि गोली जब जाएगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, पृथ्वी का ग्रेविटेशन उसे नीचे खींचेगा। चलो चली हुई बात पे एक सवाल मैं तुमसे बोलता हूं। देखो, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा तुमसे, मुझे बताना उसका आंसर क्या करोगे। तुमसे बोलेगा कि एक पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ है, इसकी लैंग्वेज अभी मैं लिखूंगा। ये पेड़ है और यहां पर एक बंदर बैठा हुआ है, मान लो ये एक बंदर इस पे लटका हुआ है, और तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि जो शिकारी है वो बंदर को मारने के लिए, बंदर पर गोली चलाने के लिए निशाना कहां लगाए। आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल बंदर के सामने, बिल्कुल बंदर के सामने, यहां, या फिर बंदर से थोड़ा सा ऊपर, मान लो बंदर से थोड़ा सा ऊपर, या बंदर से थोड़ा सा नीचे। बताओ बंदूक की पोजीशन कहां होनी चाहिए, 1 पे, 2 पे या 3 पे। तुम इसका आंसर करो, ये सवाल पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार करेंगे, मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। सर जी ठीक है, आप कमेंट पर ध्यान मत दो मेरे दोस्त, ये ध्यान इसलिए उस कमेंट पे मैं ध्यान देता हूं जहां से आप पेपर में गलती कर सकते हो। मैं भी फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, मैंने इसलिए उन भैया की बात पे ध्यान दिया ताकि आपको भी सबको समझ में ये बात आ जाए। जैसे वो कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मुझसे कोई दुश्मनी है, वो उनको भी डाउट है। बस इतना सा है कि अगर आपका कोई डाउट हुआ करे ना, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो या बाहर से वेरीफाई कर लिया करो, तब ऐसे कहा करो कि नहीं तो तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसे नहीं है। तो तुम कहाँ निशान लगाओगे, शिकारी जो है वो यहाँ निशाना लगाएगा, है ना, ताकि गोली ऐसे जाके यहाँ लगेगी। तो ये बंदर से हमेशा ऊपर निशाना लगाएगा। अगर तुम फोर्स में भर्ती होते तो तुम्हें ये चीज सिखाई जाती। तो क्वेश्चन आएगा कि शिकारी को, शिकारी को निशाना, शिकारी को बंदर पर निशाना, शिकारी को बंदर पर निशाना लगाने के लिए, शिकारी को बंदर पर निशाना लगाने के लिए बंदूक कहाँ रखनी चाहिए, बंदूक बंदर से थोड़ी ऊपर रखनी चाहिए, बंदूक थोड़ी ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप इसको लिख लेंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है। चलो देखो, कृष्णकांत कह रहे हैं हमने एनसीसी में सीखा था। बिल्कुल, निशाना लगाने के लिए करवाई जाती है। बहुत आसान बना दिया सर जी फिजिक्स को, वरना डर लगता था फिजिक्स पढ़ना। थैंक यू, बहुत सारा आभार भाई गणेश, बहुत सारा आभार। तो आशा करूंगा ये नोट हो गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब देखिए और क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बॉल है ये ऐसे गई है, अगर हम इसके मोशन को ट्रेस करें, ट्रेस का मतलब इसने जो रास्ता तय किया है उसको मैं बनाने की कोशिश करूं, तो इस रास्ते का नाम क्या दोगे तुम, इस रास्ते का क्या नाम दोगे। तो तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। एक काम करें, इसको क्वेश्चन नहीं नोट बना के लिख लेते हैं। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, आपसे पूछा जाएगा कि इस रास्ते का क्या नाम होता है। प्रक्षेप्य का पथ, इस रास्ते का नाम होता है परवलयाकार। इस रास्ते का नाम है परवलयाकार, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखो जैसे आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हो कि स्ट्रेट लाइन कहते हो, आप इसको कहते हो सर्कल यानी वृत्त। तो इसको क्या कहोगे, जो पूरा नहीं है। अब एक बॉल ऐसा तो है नहीं जमीन से चलेगी और जमीन में वापस घुस के यहाँ आ जाएगी, नहीं, वो तो केवल इतनी ही जाएगी। तो इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको बोलते हैं परवलयाकार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया,
ये लो, ये तो एक पबजी खेलने वाले का भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। वो कह रहा है हेडशॉट लेने के लिए हमें ऊपर रखनी पड़ती है। क्यों हरीश, तुमने भी खूब खेला है पबजी, तुम्हें भी पता होनी चाहिए यार ये बात तो। पता है? हाँ वाह हरीश, वेरी गुड। अगर ये इस पेपर में आता तो 1 नंबर तुम्हारा आ जाता है ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं, नाराज मत हो, हरीश नाराज हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, ये देखिए, अब इससे और क्या सवाल पूछा जाएगा। एक भैया कह रहे हैं अर्जुन ने आंख में निशाना लगाया था तो और जगह लगाना था। वहां तो एक और बात का ध्यान रखना था, पता है क्या, कि वो मछली ऊपर टंगी हुई थी और नीचे पानी पानी था। अब पानी में आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है वो, तो वहां तो इस बात का भी ध्यान रखना था, यानी उनको अपवर्तन की जानकारी भी थी। अब देखो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, इस वस्तु को अगर यहां से किसी कोण पे फेंका गया है, किसी एंगल पे फेंका गया है, हर एक बात को समझने की कोशिश करना। इस बॉल को किसी एंगल पे फेंका गया है, मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल, मैं कहता हूं कि भाई इसको जमीन से किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया। मेरी बात को समझना, इसमें समझने का काम ज्यादा है। मान लो मैंने किसी थीटा एंगल से इस बॉल को फेंक दिया। थीटा क्या है? थीटा है प्रक्षेप्य का कोण। डिफाइन करते हुए चलेंगे, प्रक्षेप्य का कोण यानी कि प्रोजेक्टाइल का एंगल, प्रोजेक्टाइल का एंगल। और कितने वेग से फेंका है? मान लो मैंने v वेग से फेंका है, ठीक। तो इसका वेग कितना है? v, ये है इसका, या इनिशियल वेलोसिटी है तो u लो, प्रारंभिक वेग है, तुम u लेते हो तो इसको लेंगे u। u वेग से, u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका है। अब तुमसे ये पूछेगा कि बताइए, जब तुमने इसको किसी एंगल से फेंक दिया, ठीक, अब जब बॉल हवा में है तो उसका एंगल चेंज करना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। भाई तुम्हें एंगल चेंज करना था तो एक ही बार ऑप्शन है तुम्हारे पास, कि या तो तुम ऐसे फेंको, या तुम ऐसे फेंको, या बिल्कुल ऊपर फेंको, या थोड़ा सा एंगल डाउन करके फेंको। लेकिन अगर बॉल हवा में चली गई तो फिर तुम थोड़ा ना बॉल से कहोगे ए बॉल जी थोड़ा नीचे आ जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। तो बॉल का एंगल तो हो गया फिक्स, बॉल का कोण बिल्कुल फिक्स हो गया। अब देखिए अगर बॉल इस एंगल से तुमने छोड़ी है तो बॉल क्या करेगी कि पहले यहां तक जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक, एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, और वहां के बाद ये नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वो ऊंचाई जिस तक बॉल मैक्सिमम जाएगी, मान लो कहीं यहां है, उसको कहते हैं हम एक निश्चित कोण पर अधिकतम ऊंचाई। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, एक थीटा कोण पर अधिकतम ऊंचाई, यानी कि मैं इसको बोलता हूं एच मैक्स। एच मैक्स क्या है? एच मैक्स है कि जब तुम्हारा थीटा कोण फिक्स है, चलो लिखते नहीं है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना कि ये फिक्स थीटा कोण पर है। तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाते हो। निश्चित ऊंचाई, ये क्या हो गई आपकी? निश्चित, ओ अधिकतम ऊंचाई, सॉरी यार, निश्चित अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट। अब तुमसे पूछेगा इसका सूत्र बताओ, ठीक। तो यहां डाल के लिख लेते हैं, या उसको और भी अगले पेज पे लिख लूंगा, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना। जो अधिकतम ऊंचाई होती है, इसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला सीधा सीधा डेरिवेशन से आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। तो ये हो गया वो अधिकतम ऊंचाई, ये वो अधिकतम ऊंचाई है जिस पर तुम्हारे हाथ में एंगल नहीं है। भैया एंगल तो यहां पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब तुम लोग क्या पढ़ते हो, देखो तुम लोग पढ़ते हो, एक बड़ा दर्द हुआ होगा कि भैया हम तो ये पढ़ते हैं अधिकतम ऊंचाई होती है थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए। जी नहीं, ये भी अधिकतम ऊंचाई है। तुम कौन सी पढ़ते हो? थीटा बराबर 90 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो तुम पढ़ते हो कि ऊंचाई जो है वो कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। तो वो कब होती है समझो। देखिए, ये अधिकतम ऊंचाई कब है कि भाई साहब एंगल मेरा फिक्स है, मेरे पास एंगल बदलने का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर बॉल तुम्हारे हाथ में है और मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने हिसाब से थीटा चुनो, अपने हिसाब से कोण चुनो जिस पर बॉल अधिकतम ऊंचाई तक जाए, तो बोलो तुम कौन से कोण का चुनाव करोगे? फॉर्मूले को छोड़ो एक तरफ, मोटा मोटी सोचो। देखो,
बिल्कुल नॉर्मल सोचेंगे साइंस के तरीके से। ये थीटा के तरीके से सोचोगे तो गणित है वो। मान लो एक बच्चा कहता है कि भैया मैं मान लो इस कोण पे फेंकूंगा, मैं इस कोण पे फेंकूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो उसकी बॉल इतनी ऊंचाई गई। एक ने कहा मैं इस कोण पे फेंकूंगा, थोड़ा कोण बढ़ा दिया उसने, तो उसकी बॉल कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी ज़्यादा ऊंचाई तक। एक ने कहा मैं तो इस कोण पे फेंकूंगा, उसकी बॉल ऐसे करके जाएगी। एक बच्चा जो बिल्कुल सीधा फेंकेगा उसकी बॉल सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी। तो इसको कहते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर, देखो ये कोण कितना हो गया, तुम बिल्कुल ऐसे फेंक रहे हो भाई, तब तो सबसे ज्यादा ऊपर जानी जानी है। तो ये अधिकतम ऊंचाई जब होती है जब तुम्हारे पास एंगल बदलने का ऑप्शन है। तो याद रखना कि दोनों ही एच मैक्सिमम है। अब थीटा अगर तुमने 90 डिग्री कर दिया तो एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। तुम कहोगे साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर कर लो 1 आ जाएगा। तो ये 1 बन गया, ये बचेगा ही नहीं। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो दोनों ही फॉर्मूले अपने आप में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पेपर में क्या दोनों आ सकते हैं, कभी भी नहीं। पेपर में कभी भी दोनों नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से वही आ गए, आर एस यादव फिर कह रहे हैं एच मैक्सिमम 45 डिग्री पर होती है सर। भाई साहब मैं कहता हूँ आप एक बार देख के तो आया करो, एक बार चलो मैं 1 मिनट वेट कराई दे रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, गूगल पे चेक कर लो। ठीक है, या तो मेरी बात मान लो या एक बार चेक कर लिया करो, तब थोड़ा गलत ठहराया करो। ठीक है भाई विकास, ठीक है। विकास मैं उसको नोट कर लेता हूँ, है ना भाई। हम्म। चलिए एक बार सभी बताएंगे कि हमें बेसिक सा अंतर समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको, वो छोड़ो कि अधिकतम ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है, वो 90 पर ही होती है, लेकिन मजे की बात है इस दोनों में फर्क समझ पाना। ये दोनों ही एच मैक्सिमम के फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही अधिकतम ऊंचाई के फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, हमें कौन सा याद करना है। अरे भाई दोनों याद करने हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोई एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शंस में कोई एक होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गई अधिकतम ऊंचाई। अब आपसे पूछेगा कि बताइए जब तुमने फेंक दिया बॉल को एक फिक्स थीटा पे, तो तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है कि तुम कितनी कितनी दूरी तक वो बॉल जाएगी। अगर तुमने थीटा पे फेंक दिया तो वो बॉल जितनी दूरी जाएगी तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो बॉल जितनी दूरी तय करेगी उसको हम बोलते हैं रेंज, उसको हम बोलते हैं रेंज। क्षैतिज दिशा में बॉल जितनी दूरी तय करेगी उसको हम बोलते हैं रेंज, और रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। ठीक है, और इसको दिखाते हैं हम आर से। अब एक तो नॉर्मल आर होगी, देखिए तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर का फॉर्मूला होगा थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, हाँ। आर, आपसे पूछा जाएगा दूसरी चीज रेंज यानी कि परास। परास का फॉर्मूला क्या होगा, तो परास का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है 2 है, 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि यार मुझे भैया वो एंगल बताओ जिस पर मैं पहले से ही वो एंगल सेट करूं कि ज्यादा से ज्यादा ये दूरी पर जाए। मान लो किसी एंगल को, मान लो किसी एंगल को, किसी एंगल के चुनने पर, किसी एंगल पे फेंकने पर ये बॉल यहां तक गई है, तो क्या मैं कोई दूसरा एंगल लेके इसको ज्यादा दूर तक फेंक सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई। कितना डिग्री एंगल होता है वो, 45 डिग्री एंगल होता है। तो अगर तुम थीटा को 45 डिग्री कर दोगे तो तुम्हारी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, परास अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकतम परास। अगर तुम चाहते हो कोई भी चीज ज्यादा दूरी तक जाए तो फिर तुम उसको 45 डिग्री एंगल पे फेंको, तो कितना हो जाएगा वो, देखिए यहां 45 रखोगे तो साइन 2 इंटू 45
और साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 हो जाएगा 1। ठीक, तो आर अधिकतम कितना हो जाएगा आपका पूरा पूरा 1 और ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि अधिकतम परास हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, चलो छोटा जी बिल्कुल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है नीरज जी, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब आप ऐसे मत कहिए गुरुत्वाकर्षण होता है, ये तो वो बच्चा कहेगा जिसने पढ़ा नहीं है। आप प्रॉपर बोलो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण तो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, बिल्कुल परवलाकार होगा भाई माही। तो ये हो गया आपका रेंज से पूछा जाने वाला सवाल। अब एक तीसरा सवाल वो आपसे पूछेगा कि बताइए, जब तुमने किसी थीटा एंगल पे इस वस्तु को फेंक दिया तो ये वस्तु कितने समय तक हवा में रहेगी, यानी कि इसका जो उड़ान का समय होगा यहां से यहां तक का वो क्या होगा। तो उड़ान के समय को हम बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। तो आपसे पूछा जाएगा उड्डयन काल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर वो वस्तु हवा में रही, और इसको दिखाते हैं हम कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इसका फॉर्मूला सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, आप कह देना भाई कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, बात खत्म। अब देखो सवाल कैसे आएंगे। पहला सवाल, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है जी? परवलाकार होता है। वो जितने 3 उदाहरण दिए हैं कि बंदूक से गोली का निकलना, रॉकेट का उड़ना, फुटबॉल की गति, किसका उदाहरण है भाई? प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है। एक बंदर वाला सवाल बनता है इससे बहुत अच्छा। अगला सवाल, इनका फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बोलो एच मैक्सिमम का कौन सा फॉर्मूला है, आर का कौन सा फॉर्मूला है, उड्डयन काल का कौन सा फॉर्मूला है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे कि बताइए अधिकतम ऊंचाई कितने डिग्री के कोण पर होती है। तो आप कहेंगे कि अधिकतम ऊंचाई होती है 90 डिग्री के कोण पे। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम परास कितने डिग्री के कोण पे होगी। आप कहोगे भाई 45 डिग्री के कोण पे होगी। आप कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या उड्डयन काल एंगल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन इसका एंगल कभी आपसे नहीं पूछा जाता। और देखिए इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए नोट डाल के लिखेंगे, या हमने जो नोट लिखा है उसमें जगह है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा। आप चाहो आगे लिख लो, ठीक है, आपके पेज में तो जगह नहीं बची होगी। आप चाहे इसके बाद लिख लो, आपसे पूछा जाएगा। मैं भी आगे लिखता हूँ नोट डाल के। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप मुझे बताओ कि जब आप भाला फेंक रहे होते हो, जब आप भाला फेंक रहे होते हो तो आपको क्या चाहत होती है कि आपका भाला ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाए। और भाला कैसे जाता है, भाले की गति क्या है? ऐसे फेंकोगे आप, ऐसे फेंकोगे तो उसकी गति बिल्कुल प्रक्षेप्य गति होती है। तो आप कितने डिग्री के कोण पे भाला फेंकोगे? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, खिलाड़ी कितने डिग्री पर, कितने डिग्री के कोण पर भाला फेंकता है, कितने डिग्री के कोण पर भाला फेंकता है। भाला फेंकने वाला खिलाड़ी कितने डिग्री के कोण पर भाला फेंकता है। तो आप कहोगे भाई अधिकतम दूरी के लिए उसे चाहिए कि वो 45 डिग्री के कोण पे फेंके, है ना। यानी अब इतना तो सब जानते होंगे शायद हिंदी इंग्लिश में कि कितने डिग्री के कोण का मतलब एंगल, और भाला वाला तो सब जानते ही होंगे, खिलाड़ी भी सब जानते हैं, और 45 डिग्री तो लिखा होता है। ठीक है, नीरज पूछते हैं 0 डिग्री पर अधिकतम परास क्यों नहीं होती है। मतलब आप अपना लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, तुम 0 डिग्री एंगल ले रहे हो, अब तुम 0 डिग्री एंगल लेके बॉल की गति कैसी होगी? तुम ऐसे फेंक रहे हो उसको बिल्कुल सीधा, बॉल की गति प्रक्षेप्य है ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप्य गति में कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, अमित, किशन, रंगीला, मनीष सभी भाई बहुत बढ़िया आंसर देते हैं 45 डिग्री का। अब देखो एक जगह है और आप चाहते हो कि आपके द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा हो। कहाँ? जब आप हाई जंप लगाते हो। तो हाई जंप में भी जब आप उछलते हो एकदम से,
तो आप चाहते हो कि हम ज़्यादा दूर जाके गिरें, तो कितने डिग्री के एंगल पे उछलना चाहिए? पता है, जो प्रॉपर कोच होते हैं ना, एथलीट होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस जो कराते हैं ना, बार-बार जहाँ से आप जंप करते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कराते हैं 45 डिग्री पे उछलने की, ताकि आपके द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा हो जाए। तो सवाल होगा कि लंबी कूद वाला खिलाड़ी लंबी कूद वाला खिलाड़ी लंबी कूद वाला खिलाड़ी कितने डिग्री पर उछलता है? कितने डिग्री पर उछलता है? लंबी कूद वाला खिलाड़ी, अगर मुझे चाहिए कि वो ज़्यादा दूरी तय करे, तो उसे 45 डिग्री पर उछलना चाहिए। ठीक? हाँ, बिल्कुल मैथ से भी समझ सकते हैं कि भाई साइन 0 0 होता है, माही, सूरज को ये बात समझ में आ रही है कि थीटा अगर 90 डिग्री 0 डिग्री रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं। अगला आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, अगर आपको कोई चीज़ अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचानी है, अगर आप चाहते हो कि वो अधिकतम ऊंचाई तक जाए, तो कैसे फेंकोगे? भाई 90 डिग्री के कोण पे फेंको, सीधी सीधी बात है। लेकिन 90 डिग्री के कोण पे दरअसल वो प्रक्षेप्य गति रही नहीं जाती है। ठीक है, चलो, तो आशा करूंगा कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे, तीसरा नहीं है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन से, यानी कि प्रक्षेप्य गति से बनने वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक बार सभी दोस्त बताइए कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से नोट कर लिया है। अगर आप सभी ने नोट कर लिया है, तो फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल गरिमा, सही कह रहे हैं आप, शॉर्ट पुट भी ऐसे ही रहता है। चलिए, तो इतने सारे सवाल आप सभी के प्रोजेक्टाइल मोशन से, यानी कि प्रक्षेप्य गति से पूछे जाते हैं। प्लीज़ लास्ट स्लाइड कर दो एक बार। मैं शुरू से एक बार देख लेता हूँ, है ना? शुरू से सारी स्लाइड कर देता हूँ। जिसका नहीं नोट हुआ हो फटाफट कर लो यहाँ से। एक ये स्लाइड थी शुरू की, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो, फिर एक आधा सवाल देख लेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल देख लेंगे इस पे। बाकी आपके स्तर पे न्यूमेरिकल के चांस हैं तो नहीं, बट फिर भी सेफर साइड के लिए देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया। बेसिक बात थी इसमें और इसमें अंतर समझ पाना। लोग समझते हैं ये नॉर्मल हाइट है, ये अधिकतम ऊंचाई है। नहीं, दोनों ही अपने आप में मैक्सिमम है, दोनों ही अपने आप में अधिकतम है। चलो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, बहुत बढ़िया, सभी को क्रिस्टल क्लियर। ये लो, एग्जाम में बिल्कुल दोनों लैंग्वेज आती हैं, हिंदी इंग्लिश। देखिए, जब शुरू में आप पेपर कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब पूरा पेपर आपका बार बार एक ही भाषा में आएगा। जैसे मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो फिर पूरा पेपर हिंदी में आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ आप इंग्लिश देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ आती हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में, तो क्वेश्चन वाइज भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये सभी को बढ़िया समझ में आ गया। अब देखिए, इस पे एक सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक सवाल आते हैं कि मान लो किसी वस्तु को u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक, अच्छा, थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कितनी कितनी दूरी तय करेगा, कितनी रेंज उसकी रहेगी, कितनी क्षैतिज दूरी, यानी कि उसकी परास कितनी रहेगी। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे दी है आपको। नहीं देगा तो 9.8 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए। यू का स्क्वायर, यू की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर कर लो, साइन 2 थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 10 है। ठीक, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, साइन 60, और नीचे रखोगे 10। 10 से कितने बार कटेगा, 10 बार, ये हो जाएगा 10
और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। आपको फिजिक्स समझने के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक तो याद होनी चाहिए। सारी वैल्यू याद करके रखो, 2 से 5 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5√3। ऑप्शन में ऐसे हो तो ठीक है, नहीं तो भाई √3 की वैल्यू पुट कर दो। कितनी होती है 1.732। √2 √3 इन सबको आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 तिया 15, 16 का 6, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 3 अंक के बाद दशमलव। इतने मीटर की दूरी ये हॉरिजॉन्टली तय करेगा, जिसको हम परास कहेंगे। ठीक, चलिए 138 सही है, मेरे असिस्टेंट ऑपरेटर में हो जाएगा भाई, ठोक के हो जाएगा। 138 सवाल पे नंबर कितने बनेंगे तुम्हारे? 138 इंटू 2.5, नेगेटिव काट के अगर इतने हैं तो हमारा स्कोर है 345। यार 345 पे तो 100% हो जाएगा सिलेक्शन। 342 बिल्कुल सेफ है जनरल। हरीश भैया पूछ रहे हैं, किन के हैं हरीश भैया 342? एक लड़की के, अच्छा लड़का के, ठीक है ठीक है। चलो मैं पहली बार लाइव आया हूँ, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सब। देखो, जो आदमी थोड़ा ध्यान से पढ़ता है, कुछ सीखने की तमन्ना से पढ़ता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब जो आदमी अपना पहला कुछ दिमाग में लेके बैठा होता है कि नहीं ये चीज़ तो 90 डिग्री पे है, नहीं गोली सीधी लगेगी, उनको थोड़ी सी समस्या होती है। तो चीज़ों पे भरोसा रख के पढ़िए, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़िए। मेरी कोशिश होती है कि कहीं कुछ ऐसा डाउट बचे ही ना जो अनटच रह जाए। ठीक, चलो अब देखिए एक सवाल आएगा बहुत बढ़िया। ये तो खैर न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, फॉर्मूला बेस्ड। एक सवाल आएगा कि बताइए प्रक्षेप्य के उच्चतम पथ पर, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग का कौन सा घटक होता है? वेग का कौन सा घटक होता है? आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, हम सीखेंगे इसका आंसर भी। बस इंग्लिश वर्जन लिख दो इसका कि एट द पीक ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, at the peak of projectile, which of the component of motion remains लिखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट केवल बचता है। चलो इसको समझते हैं, पहले समझो कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने एक बॉल फेंकी, यहां से मैं इस बॉल को फेंकता हूं और ये इस रास्ते को तय करती हुई ऐसे आ जाती है। इस बॉल का एंगल हमने कुछ माना था, ठीक, जो कि यहां से कितने डिग्री था? थीटा डिग्री था, यहां से थीटा था। अब देखो एक बात आप समझो कि ये बॉल अगर ऊपर जा रही है, मतलब ऐसे करके जा रही है, तो ये कितनी दिशाओं में जा रही है? हम इसको पहले ही बोलते हैं कि भाई 2 दिशाओं में जा रही है। हमने तो पढ़ा है इसको द्विविमीय गति में है। इसका मतलब कि ये जो वेग है ना, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इस बॉल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक हिस्सा साथ के साथ ऊपर ले जा रहा है। समझना, अगर एक आदमी इस बोतल पे इधर बल लगाए और तभी, जैसे देखो मान लो हरी से ऐसे खींचे और मैं साथ के साथ ऊपर खींचूं, तो अब ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये कहीं बीच में जाएगी। ये अगर हरी से ऐसे खींचे, मैं इसे ऐसे खींचूं, तो ऐसे करके जाएगी ना। तो खुद देखो ये कौन सा रास्ता तय करेगी? प्रक्षेप्य का। यानी कि इसमें 2 घटक हैं, एक घटक जो इसे आगे ले जा रहा है और एक घटक जो इसे ऊपर ले जा रहा है, उसी के फलस्वरूप ये यहां जा रही है। ठीक है, यानी कि एक घटक तो देखें हम ये है, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। एक घटक तो ये है और एक घटक ये है यानी कि u जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। अब देखो जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसको बस याद करो, इसमें ऐसे सोचना मत कहां से आया कैसे आया, ये ऐसे ही होता है। जैसे a के बाद b आया, तुमने याद किया, ऐसे याद करो कि u के साथ अगर थीटा लगा है तो u मतलब u 2 हिस्सों में बट गया, उसमें से एक हिस्सा कहलाएगा u cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं लगा वो कहलाएगा u sin थीटा।
भैया फिर तो थीटा यहाँ से ले लो, जनरली हम यहीं से ले लें, तुम यहाँ से ले लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल में फिक्स है कि तुम यहीं से लोगे, ये हमेशा यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, ये इसको यहाँ बढ़ा रहा है, ये इसको यहाँ, हर बिंदु पर तुम ये महसूस करोगे कि ये बॉल दो दिशाओं में जा रही है, जैसे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ये बॉल हर जगह दो दिशाओं में जा रही है। लेकिन अगर आप आगे चल के देखेंगे, जब हम इसके उच्चतम बिंदु पर होंगे, जब हम इसके मैक्सिमम पॉइंट पर होंगे, जब हम इसके उच्चतम बिंदु पर होंगे, तो आप मुझे ये बताइए उच्चतम बिंदु का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से अगर आप सोचें तो आप ये पाएंगे, उच्चतम बिंदु का मतलब है कि अब ये बॉल इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। उच्चतम बिंदु का मतलब ये है, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि ये बॉल अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बॉल कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी, है ना? तो यानी कि अब इसको सबसे ऊपर के पॉइंट पर ऊपर की तरफ ले जाने वाला घटक क्या हो गया है? शून्य। आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर ये घटक शून्य हो गया तो केवल कौन सा घटक है? भाई बॉल आगे तो जा रही है, तो कौन सा घटक बचा हुआ है? ये वाला घटक बचा हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं यू कॉस थीटा। और ये कौन सा घटक है? इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर। तो कौन सा घटक होता है? आप कहोगे कि केवल ऊर्ध्वाधर घटक मौजूद होता है, केवल सॉरी क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर तो शून्य हो गया, केवल कौन सा घटक मौजूद होता है? क्षैतिज घटक। तो वेग का केवल क्षैतिज घटक होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो बताओ क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ना तो भाई सीधा सीधा इसका रट्टा मार दो कि प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक मौजूद होता है, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते हम। ठीक है भाई विकास, ठीक है, ओके। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि हाँ इतना हमें समझ में आ गया है। चलिए, तो या तो आप इसको समझ लें अगर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गहराई में हम इसकी टॉपिक की जा ही नहीं सकते कैसे भी। चलो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप में से ऐसा हो जो इतना ध्यान से नहीं पढ़े कि समझ में नहीं आएगा, सभी को अच्छा समझ में आ रहा है। पर बहुत क्रिकेट मैच खेला हूँ, बट सही से आज बॉल का मतलब समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। चलो ऋषि, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे के साथ साथ नीचे भी तो जा रही है, देखो भोपाल, नीचे जो जाएगी ना ये, यहाँ पर, यहाँ जब मैं कह रहा हूँ सबसे उच्चतम बिंदु पर है, तो जैसे बॉल बॉल को फील करो, ये हवा में है, यहाँ पर मान लो 0.1 सेकंड के लिए जब ये सबसे उच्चतम बिंदु पर है, तो ये नीचे थोड़ी जा रही है, ये तो अपनी दिशा बदल रही है। ऊपर से देखो यहाँ तक ये ऊपर गई, यहाँ के बाद नीचे गई, मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इस पर तो नीचे नहीं जा रही है, इस पर नीचे जाने का मतलब ये ऐसे आएगी। क्या बॉल ऐसे आती है? नहीं, सबसे उच्चतम बिंदु पर ये नीचे नहीं जा रही है, इसके आगे के बिंदुओं पर ये नीचे जा रही है, फिर तो नीचे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, फिर से दोनों घटक इसमें दिखेंगे, लेकिन उच्चतम बिंदु पर केवल एक ही घटक आपको नजर पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। आशा करूंगा कि आपको ये पॉइंट बेहतर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का समापन करते हैं। कल हम 2D मोशन के अगले पार्ट में चलेंगे, द्विविमीय गति के अगले हिस्से पर चलेंगे, जिसका नाम है एंगुलर मोशन, यानी कि कोणीय गति। कोणीय गति में हम दो तरह की गतियां पढ़ते हैं, एक सर्कुलर मोशन, एक रोटेशनल मोशन। शायद आप सभी ने पढ़ी तो पहले भी होंगी, लेकिन आपने ये मिक्स कर दी होंगी पहले। आपने सर्कुलर मोशन मान लो कहीं पढ़ लिया, रोटेशनल कहीं पढ़ लिया, तो हम रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम प्रॉपर पढ़ें कि भाई मोशन पढ़ रहे हैं, 1D पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, 2D के अंदर ये पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोशन के अंदर वो पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें एक सीक्वेंशियल वे में याद रखने में आसानी होती है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।